जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है जी हमारा 16। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 14, सॉरी चैप्टर 4। इसके नोट्स मिल गए इन बच्चों को? कब तक मिलेगा? कोशिश करें जल्दी हो। चलिए, इसके अभी थोड़ी देर में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ खास तौर पे मैंने एक प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट को सेलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो आपको मिल गया। आज का लेक्चर आपका कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम तरीन लेक्चर्स में से एक लेक्चर है। ठीक है, आज हम अपना जो 5 एलिमेंट्स थे हमारे, याद है 5 एलिमेंट्स? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिपोर्ट। उसमें लास्ट और सबसे अहम एलिमेंट, यूजर्स के लिए, सारी दुनिया के लिए सबसे अहम एलिमेंट जो है रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे क्या कि एक रिपोर्ट किस तरह की होती है और उसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो फॉर्मेलिटीज हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि अहम हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके एलिमेंट्स हैं, इस रिपोर्ट को हमने डिफरेंट सेक्शंस में क्लासिफाई किया है, डिफरेंट एलिमेंट्स में। तो हम स्टडी करेंगे कितने एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट में क्या डिस्कस होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है कि एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट में क्या चीज डिस्कस होती है, क्या इंफॉर्मेशन उसमें शामिल होती है। अच्छा, पहले मुझे हाइब्रिड रूम नंबर 6 में से बता दीजिए स्टूडेंट, क्या आवाज ठीक आ रही है? आवाज बोल के बता दीजिए। जी सर, सही आ रही है। शाबाश। और हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में भी बता दीजिए क्या आवाज ठीक आ रही है? जी सर, सही आ रही है। शाबाश शाबाश। चलिए, अच्छा, अब ये लेक्चर की तरफ चलने से पहले चैप्टर 2 में कल मैंने कोशिश की थी कि करवा दूं, लेकिन आपने कहा नहीं। एक छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है, ऑनलाइन वाले एक स्टूडेंट ने, आपने तो आइडेंटिफाई नहीं किया, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ने कहा सर ये छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, इसको भी डिस्कस करते चले। तो वो कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IAASB। आपको पता है IAASB एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत से फंक्शन है। सबसे बड़ा रोल या फंक्शन उसका क्या है कि वो स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स कितनी तरह के हैं जो IAASB इशू करती है, वो हमें बताया। एक, अच्छा, ऑडिटर सिर्फ एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता बल्कि नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। यानी अगर ऑडिट, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा जाए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर दें, वो ऑडिट भी कर सकता है। और अगर आप उससे कहें कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दो, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। लेकिन दोनों में फर्क है। जो ऑडिट करना है ये कहलाता है एश्योरेंस सर्विसेज, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है ये कहलाता है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, हम दोनों काम कर सकते हैं। ये अलग बात कि दोनों काम एक ही क्लाइंट के लिए नहीं करते, क्योंकि जाहिर है वो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ऑडिट में। ठीक है, तो दो तरह की सर्विसेज हमारी हो गई, एक हो गई एश्योरेंस सर्विसेज और दूसरी हो गई जो एश्योरेंस सर्विसेज तो नहीं है लेकिन उनसे मिलती जुलती है, यानी ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी, ये भी ऑडिट प्रोसीजर्स में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत परफॉर्म हो रहे हो। तो एक एश्योरेंस सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज में हम ना कोई एश्योरेंस या कंक्लूजन दे रहे होते हैं क्लाइंट को कि ये चीज ठीक है कि ठीक नहीं है। एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या फर्क होता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम क्लाइंट को कोई ना कोई कंक्लूजन दे रहे होते हैं, एश्योरेंस दे रहे होते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो ठीक है या गलत है। इन ये जितनी भी एंगेजमेंट्स हैं इन सब में रिपोर्ट के अंदर एक कंक्लूजन होगा। रिपोर्ट के अंदर एक एलिमेंट होगा, एक सेक्शन होगा कंक्लूजन या ओपिनियन के नाम से, जिसमें ऑडिटर ये कह रहा होगा कि ये चीज जिसको उसने चेक किया वो ठीक है या नहीं है। अच्छा, रिलेटेड सर्विसेज के केस में भी रिपोर्ट तो जरूर होगी, रिपोर्ट जरूर होगी, लेकिन वो एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं होगी, उसमें कोई कंक्लूजन या ओपिनियन नहीं होगा। ये फर्क ज़हन में रखिएगा एश्योरेंस एंगेजमेंट में और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में। एश्योरेंस एंगेजमेट में हम अपने क्लाइंट को किसी ना किसी चीज को, सब्जेक्ट मैटर जिसको हमने चेक किया होता है, उसके बारे में बताते हैं कि वो ठीक है या कि गलत है। और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम कंक्लूजन नहीं देते, बस क्लाइंट ने जो कह दिया वो कर दिया। दूसरा फर्क सुने, एश्योरेंस सर्विसेज होती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। इसमें ऑडिटर ने क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। जबकि रिलेटेड सर्विसेज जो परफॉर्म की जाती हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की भी गाइडेंस है थोड़ी बहुत, कि रिपोर्ट होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, लेकिन इसमें काम क्या करना है, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, ये क्लाइंट बताता है। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। ये कैफ पे शायद इतना टेस्ट ना हो, लेकिन सीफैप लेवल पे आपके काम आएगा। एश्योरेंस एंगेजमेंट में और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी रिलेटेड सर्विसेज में फर्क क्या है।
पहला फर्क बताया इधर कंक्लूजन ओपिनियन होगा, उधर नहीं होगा। दूसरा फर्क बताया ये आईएसएस के मुताबिक होंगे, इसमें मैनेजमेंट की बात तो माननी नहीं हमने, आईएसएस की माननी है। इसमें आईएसएस की भी गाइडेंस होगी प्लस डिटेल प्रोसीजर मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट के कहने पे चलेंगे, लेकिन रिपोर्ट वगैरह जो है रिपोर्ट वो आईएसएस के फॉर्मेट के मुताबिक बनती है। क्लियर जी? अब एश्योरेंस की टाइप्स, एश्योरेंस एंगेजमेंट की टाइप्स आपको बता रहा हूं, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट की। एश्योरेंस एंगेजमेंट की टाइप्स हैं ऑडिट, जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, रिव्यू जिसमें लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, और कुछ अदर सर्विसेज हैं जिनमें रीजनेबल एश्योरेंस भी प्रोवाइड की जा सकती है, लिमिटेड भी। जैसे इसकी एक एग्जांपल है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, रिव्यू भी। क्या ऑडिट और रिव्यू के अलावा भी कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट्स की एग्जांपल हैं? बिल्कुल है ना, जैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर वाले, ठीक, फॉरकास्ट या बजट, ठीक है। ये इसको हम ऑडिट भी कह सकते हैं, रिव्यू भी कह सकते हैं, ये जो इधर आएगी, क्योंकि ये रीजनेबल भी हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है, लेकिन ये हिस्टोरिक नहीं होती। ठीक है जी, ये टाइप्स समझ आ गई आपको एश्योरेंस एंगेजमेंट की। हमारे सिलेबस की हद तक सिर्फ 2 टाइप्स हैं। हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट को पढ़ना है, रिलेटेड सर्विसेज को हमने कोई नहीं पढ़ना, कोई नहीं पढ़ना। ठीक है जी, सिर्फ इतना हमें बताना चाहिए एश्योरेंस एंगेजमेंट एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, रिलेटेड सर्विसेज में एश्योरेंस प्रोवाइड, बस इतना काफी। तो हमने एश्योरेंस को पढ़ना है, उधर नहीं पढ़ना, वो C5 लेवल कट ऑफ। फिर एश्योरेंस में भी ऑडिट और रिव्यू को पढ़ना है, अदर्स को नहीं पढ़ना। ठीक है जी, और ऑडिट और रिव्यू में भी हमारी 95% डिस्कशन जो इस कोर्स में होगी कैफेड में, वो ऑडिट की होगी। सिर्फ 5% के लगभग डिस्कशन होगी रिव्यू में। ठीक है, ये कुछ बातें याद रखेंगे। अच्छा, अब जो भी एंगेजमेंट परफॉर्म होनी चाहिए ना, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसकी कोई क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर मेरे ये एक एंगेजमेंट है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, इसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होने चाहिए, कोई ना कोई क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं बगैर तैयारी के आके यहाँ पे बोलना शुरू कर दूं, ठीक है, जितना तैयार है उतना पढ़ा दूं, बाकी इधर उधर की बातें करके निकल जाऊं, या आपके वीकली टेस्ट ना हो, या टेस्ट हो तो वो चेक ना हो। यानी काम तो किसी ना किसी तरीके से हो ही जाएगा, लेकिन क्या वो स्टैंडर्डाइज वर्क होगा, क्वालिटी वाला वर्क होगा? नहीं होगा। तो सोच के मुझे बताइए, ये आपकी जितनी भी एंगेजमेंट्स हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, जिनके मुताबिक हमने काम करना है। उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हमने मीट करना है। अगर मीट नहीं करते तो उसका मतलब हमारा वर्क अच्छा नहीं है। तो ऑडिट के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या कहा जाता है? ऑडिटिंग। ये बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, जो रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। जो ये अदर्स हैं, सिर्फ इनका नाम बता देता हूं, ये आपके सिलेबस में कभी इस्तेमाल नहीं होगा कैफेड में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। अगर आप नाम पे गौर करें तो नाम उसने ध्यान से चुन के रखे हुए हैं, कंसेप्ट लिंक होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट क्यों कहा? ऑडिट और रिव्यू भी तो है, तो इसका मतलब है ऑडिट और रिव्यू के अलावा, रफ रूल, ऑडिट और रिव्यू के अलावा जो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है किसके मुताबिक होगी? इसी तरह रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, और एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो इन सब पे अप्लाई होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ISQC। क्योंकि क्वालिटी तो हर काम में होनी चाहिए ना, प्रोफेशनल जो भी काम करेगा उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो एक जगह एक बंदा कह रहा है हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। जिस तरह आपको ये काम करते हैं उस तरह आप हर काम, अगर आप एक काम अच्छा नहीं कर सकते तो आप दूसरा काम भी अच्छा नहीं कर सकते, और अगर एक काम अच्छा कर सकते हैं तो दूसरा काम भी अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड ने हमें एक क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड बताया और कहा जो भी काम करो ना तुम इस क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के मुताबिक करो। उसमें उन्होंने हमें बताया है कि काम करने में क्वालिटी कैसे आती है। एक होता है काम करना, एक होता है क्वालिटी वाला काम करना, तो उसमें हमें क्वालिटी वाला काम कैसे करते हैं ये सिखाएंगे। बहरहाल, तो ये हमें क्या पता चल गया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड कर सकता है, और किस टाइप ऑफ सर्विस पे कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है ये भी पता चल गया। चलिए, अच्छा, हमारे एग्जाम में आज तक उसने स्टैंडर्ड का नंबर लेके क्वेश्चन नहीं पूछा, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑडिटर क्या करता है, ये किस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ये जानने की जरूरत
नहीं है, लेकिन एहतियातन फिर भी मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड साथ साथ बताता रहूंगा कि ये वाली बात इस स्टैंडर्ड में लिखी है, ये वाली बात इस स्टैंडर्ड में लिखी है। ठीक है, स्टैंडर्ड नंबर याद करना जरूरी नहीं होता। टेक्स्ट में भी आप पढ़ते होंगे, लॉ में भी सेक्शंस होते हैं, लेकिन आपको सेक्शंस याद नहीं करवाए जाते। सिर्फ कोई मशहूर कोई सेक्शन हो शायद वो बता दिया जाता है, वरना नॉर्मली आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं। ऑडिट में भी इसी तरह, अकाउंटिंग में भी शायद इसी तरह ही है। ठीक है, तो लेकिन मैं कुछ ना कुछ आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए स्टैंडर्ड बताता रहूंगा। ये क्लियर हो गया जी? चलिए, ये था हमारा प्रीवियस कंसेप्ट एक। अब चलते हैं अपने आज के कंसेप्ट की तरफ, जो क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट सिंगल डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा अहम है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस स्टेज पे भी बनती हैं, और एविडेंस स्टेज पे जो डॉक्यूमेंट्स बनती है ना, वो हजारों डॉक्यूमेंट्स होती हैं। यानी सेल्स की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर लैदा डॉक्यूमेंट्स पेपर्स में होंगे, परचेज के लैदा वर्क होंगे, क्रेडिटर्स की वेरिफिकेशन की उसके लैदा वर्किंग पेपर होंगे। लेकिन ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करने में जितने भी वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है, हजारों सफे होते हैं, याद रखिएगा, वो सारे के सारे ऑडिटर के अपने पास रह जाते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड को एविडेंस से कोई कंसर्न नहीं होता। एक्सटर्नल वर्ल्ड को किससे कंसर्न होता है? रिपोर्ट से। जिस तरह आप लोगों के वालिदैन है ना, वो है यूजर, ये 3 पार्टी रिलेशनशिप, उस्ताद, शागिर्द या बच्चे और वालिदैन, 3 पार्टी रिलेशन। इसमें वैसे एक विलन भी है, कौन? हाँ, आई क्या है, शाबाश। तो आप पूरे सेशन 6 महीने तैयारी करते हैं, खुद बताएं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 2 3 1 जितने भी हैं, आप सैकड़ों पेजेस तो प्रिपेयर करते होंगे। काउंटिंग के क्वेश्चन है, रोज कर रहे हैं, ऑडिट की केस स्टडी है, रोज कर रहे हैं, सैकड़ों पेजेस प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन ये सारे के सारे पेजेस आपके पास ही रह जाते हैं। जो यूजर्स हैं, यानी आपके वालिदैन, उनको इससे गर्ज नहीं है आपने कहां से पढ़ा, किस टीचर से पढ़ा, कौन से स्टैंडर्ड की कितनी प्रैक्टिस की, किस बुक को कंसल्ट किया, इन सारी चीजों, उन्हें गर्ज है तो किससे? एक डॉक्यूमेंट से। वो डॉक्यूमेंट क्या है? आपका रिजल्ट कार्ड। उसी तरह जो शेयर होल्डर या यूजर्स होते हैं ना, ये ज़हन में रखिएगा, उन्हें ऑडिटर ने एविडेंस कलेक्ट करना है, लेकिन शेयर होल्डर्स को एविडेंस से गर्ज नहीं होती। शेयर होल्डर को गर्ज किससे होती है? रिपोर्ट, उसके आउटकम से, कि एविडेंस के नतीजे में रिपोर्ट क्या सामने आई है। उन्हें सिर्फ इसलिए एक्सटर्नल वर्ल्ड को हम सिर्फ एक चीज इशू करते हैं एज ऑडिटर, वो क्या है? ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें क्या लिखा होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत। एविडेंस ऑडिटर फर्म के पास ही रह जाता है, ऑफिस में फाइल्स बना के हमने साइड पे रखी होती हैं। एक तय खाना होता है, जैसे ऑडिट कंप्लीट होता है उसमें दफन कर देते हैं 5 साल के लिए। सिर्फ उस वक्त वहां से निकालते हैं फाइल्स जब कोई केस शुरू हो कि जिसमें हमारे ऊपर इल्जाम लगाओ कि हमने ऑडिट ठीक नहीं किया, सारे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए, तो सबूत के तौर पे हम वर्किंग पेपर निकाल के कहते हैं देखिए सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए। ठीक है, या बाज़ औक़ात अगले सालों में ये देखना हो ना पिछले साल की टीम ने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, तब भी हम उन फाइल्स को निकाल सकते हैं। तो बहरहाल एक्सटर्नल वर्ल्ड को सिर्फ एक सफे से कर, वो सफा कौन सा है? ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, उस ऑडिट रिपोर्ट में बहुत से पैराग्राफ या एलिमेंट्स होते हैं, बहुत से पैराग्राफ या एलिमेंट्स होते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए सबसे अहम एक, बाकी भी अहम हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम एक पर, जैसे यूजर्स के लिए जो आपके वालिदैन हैं उनके लिए रिजल्ट सबसे अहम है। उस रिजल्ट में कार्ड में भी एक बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, डेट होती है, साइन होते हैं, वो इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, स्टूडेंट नेम होता है, CRN वगैरह, लेकिन सबसे अहम चीज क्या होती है? स्टेटस क्या है? पास के नॉट पास, ठीक है, पास के बाद, ठीक है। उसी तरह ऑडिट रिपोर्ट भी ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को, जनरल पब्लिक को इश्यू करनी है। अब ये इसका भी स्टेटस होता है, क्या भला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या इनमें कोई गड़बड़ है, ये होता है स्टेटस। ठीक है, अच्छा, ये जब रिपोर्ट हम शेयर करते हैं ध्यान में रखिएगा। पहली चीज तो ये, मुझे ये बताएं, हमारे घर में भी बहुत सी चीजें, बहुत से कपड़े हैं, ठीक है, लेकिन हम उनमें से जो कपड़े पहन के घर से बाहर निकलते हैं, घर वालों की खैर है, कोई में सलवटे भी पड़ी हुई है तो कोई मसला नहीं है, और वो कोई खराब भी कोई मसला नहीं, धुल जाएंगे बाद में, लेकिन घर से बाहर जाते हुए हम कोशिश करते हैं साफ सुथरे कपड़े पहन। इस तरह उसी तरह याद रखें, फर्म में रूल है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन अपने घर के अंदर ही रह जाएगी ना फर्म, उसमें कोई एविडेंस, उसमें कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए ना, प्रॉब्लम कोई नहीं है, घर की बात है, घर में रह जाएगी। लेकिन घर की जो बात घर से बाहर जानी है ना, उसका ठीक होना जरूरी है। इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट, हम हजारों वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करते हैं एक क्लाइंट के ऑडिट में, उसमें सबसे अहम ऑडिट रिपोर्ट है। इस ऑडिट रिपोर्ट की इच्ची बिच्ची पता होना जरूरी है
एक एक चीज हमें पता होना जरूरी है। क्या इसमें जरा सी भी गलती सारी दुनिया को पता चलती है, सारी दुनिया के सामने आती है। इसीलिए हमने इस चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% क्लियर करना है। समझ लीजिए, इसके ऊपर आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस होनी चाहिए, इसमें कोई कंसेप्ट आपने नहीं छोड़ना। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा मैं करूंगा क्या, तरीकाकार क्या होगा ये सुन लीजिए। तरीकाकार ये होगा कि मैं आपको पहले थ्योरेटिकली ज़बानी कलामी किसी भी रिपोर्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब सारे एलिमेंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इन्हीं का एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर्मेट आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो फिर आपने घर जाके पढ़ना होगा। साबित मैं आपको ये करना चाह रहा हूं कि जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली भी एग्जैक्टली वैसे ही काम हो रहा है, ठीक है जी। और फिर जब रीडिंग कर रहे होंगे तो इसी बहाने आपके कंसेप्ट की रिवीजन भी होती जाएगी कि हाँ ये भी सर ने पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया था, पता नहीं क्यों, ये सर से जाके पूछते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और, इसमें जो वर्डिंग होती है ना, वर्डिंग वो भी ज्यादातर स्टैंडर्डाइज्ड होती है, वो भी ज्यादातर स्टैंडर्डाइज्ड होती है। स्टैंडर्डाइज होने का मकसद यह है कि दुनिया के सारे ऑडिटर या पाकिस्तान के सारे ऑडिटर एक ही तरह का फॉर्मेट, एक ही तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। वरना हो सकता है किसी ऑडिटर की वोकैबुलरी ज्यादा है, वो ज्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करे, किसी की वोकैबुलरी कम है, वो कम मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करे, किसी शेयर होल्डर को समझ आए, किसी को ना आए। तो क्या किया उन्होंने, स्टैंडर्ड ने क्या कहा, उन्होंने कहा वर्डिंग सारी स्टैंडर्डाइज हो ताकि आपको पता हो कि किस लफ्ज का क्या मतलब है, ठीक है। हर ऑडिटर जो लफ्ज इस्तेमाल करेगा उसका वही मतलब होगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। तो आपने एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ ली तो ये बराबर है 10 कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के, क्योंकि सब